Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here discussing with you some previous year question paper of CDP और ये questions मैं स्पेशली आपके लिए लेके आई हूँ जो मोस्टली प्रीवियस ईयर पेपर में सीटेट के मोस्टली रिपीटेड हुए क्वेश्चंस हैं। ये लास्ट से लास्ट ईयर में ये क्वेश्चंस आए थे और जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि जो अभी तक आपने टॉपिक क्लियर किए हैं उनमें से आपको कितना आता है। सो लेट्स सी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। तो जैसे कि हम सबको पता है इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होती है कि हर एक जो लर्नर है वो क्या है, यूनिक होता है और सबकी अपनी एक एबिलिटी और अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। तो हम सबको एक तरह से नहीं समझ सकते, तो किसी की सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो उस अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, उन बच्चों को सिखाना है। तो हम कैसे ट्रीट करेंगे उनको एज क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप। क्या हमें वो ग्रुप्स बनाने चाहिए एबिलिटी से रिलेटेड कि अगर इस बच्चे में ज़्यादा कैपेबिलिटी है तो उसको इंटेलिजेंट बच्चे के साथ रखो और दूसरे को गंदे बच्चों के साथ रखो। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। हमने पहले ये सुना है और ये बताया गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, कि कोई भी बच्चा सेम नहीं होता एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। सेकेंड, अ हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नो, प्रोसेस ऑफ लर्निंग में रुकावट नहीं आनी चाहिए। अ फेलियर एज अ पार्ट ऑफ अ टीचर। नो, इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। तो इस टीचर की क्या कोई गलती ही नहीं है, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंस टीचर के हाथ में थोड़ा है, उन्होंने तो बस उनको पढ़ाना है अच्छे से। इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ वाला सही, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस ज़रूरी है ताकि वो टीचर प्लान कर सके टीचिंग प्रोसेस को और लर्नर्स है वो लर्निंग प्रोसेस को। तो बढ़ते हैं आप सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो आया कहाँ से, नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट। मतलब ना ही हेरिडिटी ना ही इन्वायरमेंट, ये तो गलत बात है। हेरिडिटी से सिर्फ, ये भी गलत बात है। सिर्फ इन्वायरमेंट से, नो। हमने क्या पढ़ा था, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की डेवलपमेंट में। हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ पढ़ी थी। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन, constructivist view of learning suggests that children dash construction of their own। कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, वैसे जिन्होंने बोला कि बच्चे खुद की नॉलेज खुद ही क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये तो किसने बोला था, प्याजे ने बोला था, हमें अभी भी याद है प्याजे ने। तो उन्होंने क्या बोला, सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, प्ले एन एक्टिव रोल, ये हो सकता है। आर सोली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक्स। नो, टेक्स्ट बुक्स के पे डिपेंडेंट नहीं रहना बच्चों ने, उससे बाहर की इन्वायरमेंट से कनेक्ट होके बताना है। हैव नो रोल टू प्ले। नो, रोल तो होता है। आर सोली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स, कि आप किसी अपने उम्र में बड़े पर डिपेंडेंट हो, नहीं। ये बहुत ज़्यादा, मतलब जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन होती है ना बच्चों में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों की नॉलेज में। Now comes the fourth question. According to Right of Person with Disability Act 2016, कि जो Right to Person with Disability Act आया था 2016 में, उसमें से कौन सी टर्म है जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है यूज़ करने के लिए, इस चीज़ के लिए, एबिलिटी के लिए। स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी, नो। रिटार्डेड स्टूडेंट्स, नो। हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स, नो। स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। देखो, क्रिपल्ड बोलोगे तो ये तो सिर्फ एक ही इम्पेयरमेंट आ गई, रिटार्डेड बोलोगे ये भी एक ही इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप्ड बोलोगे ये तो बिल्कुल ही ख़त्म है, कि मतलब होती नहीं है कोई इम्पेयरमेंट, वो इंसान चल फिर बिल्कुल नहीं सकता, बिल्कुल मतलब जस्ट जिंदा लाश की तरह है। तो स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब उनको थोड़ी कोई इम्पेयरमेंट है जो हम ठीक भी कर सकते हैं, मतलब उनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है। Now comes the fifth. In this theory of cognitive development, Piaget explain cognitive structure in the term of। क्यों अपनी थ्योरी में प्याजे ने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को क्या बोला है, इन टर्म्स ऑफ क्या समझाया, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नो, ये तो किसने दी थी, हमें याद होगी, वाइगोत्स्की ने दी थी। साइकोलॉजिकल टूल, नो। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, नो। ये था स्कैमा, हमने पहले भी पढ़ा था स्कैमा के बारे में, जो अपनी प्रीवियस नॉलेज यूज़ करनी है, उसमें न्यू आइडियाज़ ऐड करने हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं, सिमुलेशन आता है, ये सब चीज़ें। तो स्टार्टिंग क्या थी, स्कैमा।
नाउ कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, आफ्टर सीइंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी, कि एक बच्चा था जिसका नाम क्या था, रोहन था, और जब वो खेल रहा था उसको थोड़ा सा चोट लग गई, तो उसके पापा ने बोला कि तू लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, ये तो लड़कियां रोती हैं, बॉयज़ तो नहीं रोते। तो इससे क्या पता लगता है कि उसका फादर मतलब कैसा है, रिड्यूस जेंडर बायसनेस, नो, बायसनेस तो बिल्कुल ही नहीं रिमूव कर रहा, उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि तू तो लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। प्रमोट कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी को, इक्वालिटी की तो बात ही नहीं आई, ये तो अलग ही कर दिया बिल्कुल। रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, यस। चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, नो। यहाँ पे आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, रिफ्लेक्ट कर रही है जेंडर स्टीरियोटाइप, कि मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ मतलब जैसे जेंडर को बोल दिया जाता है कि ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है, तो वैसे वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। नाउ कम्स सेवेंथ क्वेश्चन, स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल क्या है बच्चे की सोशलाइजेशन में, प्राइमरी एजेंट है, नो, डजंट प्ले एनी रोल, नो, प्लेज अ वेरी लिटिल रोल, नो, इट्स अ सेकेंडरी एजेंट, हमने किया था। फैमिली होती है वो हमेशा क्या करती है, प्राइमरी रोल प्ले करती है, और सेकंड रोल मतलब कौन प्ले करता है, सेकंड एजेंट कौन होता है, हमारा स्कूल होता है और बाकी की चीज़ें होती हैं। तो स्टार्टिंग में हमेशा क्या रहती है, फैमिली। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट प्रपोज दैट चिल्ड्रन थिंकिंग इन क्वालिटेटिव इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स, किसने बोला था कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बड़ों से अलग सोचते हैं, मतलब उनकी थिंकिंग क्या है, बड़ों से अलग होती है, किसने बोला था, गार्डनर ने, नो, वागोत्स्की ने, नो, कोबग ने, नो, किन्होंने बोला था, जेन प्याजे ने बोला था ये चीज़, कि जो बच्चों की थिंकिंग होती है वो अडल्ट से बहुत ज़्यादा अलग होती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्याजे कि जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे मेच्योर होते हैं एज वाइज, उन्होंने जैसे SPCF दी थी, हमने किया था सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, ये सब चीज़ें। नाउ कम्स द नेक्स्ट, लर्निंग इज अ डैश एंड अ डैश प्रोसेस, लर्निंग कौन कौन सा प्रोसेस है, लर्निंग एक सिंपल और इंडिविजुअल प्रोसेस है, सिंपल तो चलो फिर भी मान लिया, इंडिविजुअल क्या एक ही इंसान का प्रोसेस है, नो, कॉम्प्लेक्स और पैसिव है, नो, सिंपल और लीनियर है, लीनियर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस हो सकता है, मतलब लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव process. Now comes the last question. Multilingualism in the classroom needs to be understood as dash by the teachers. जो मल्टीलिंगुअलिज्म होती है कि क्या है कि हर तरह की भाषा के लोग होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं, सबकी लैंग्वेज अलग होती है, उसको मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। जो इंसान एक से ज़्यादा भाषा बोलता है, सो अंडरस्टूड एज डैश बाय द टीचर, एक प्रॉब्लम समझी जाती है टीचर के द्वारा, या एक इशू समझा जाता है, एक हिंड्रेंस समझा जाता है, उसकी स्टडीज़ में रुकावट पैदा करता है, या एक सोर्स की तरह काम करता है। तो वो क्या करता है, एक सोर्स की तरह काम करती है वो लैंग्वेज। तो उम्मीद है मुझे कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही क्वेश्चंस पिछले पेपर में आए हुए हैं, सो प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस। Thank you very much once again.